तो हम देख चुके थे कि इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और एफ इक्वल्स टू आर बी। और रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड बराबर क्यों होते हैं? बिकॉज वो इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। ठीक है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, चाहे कुछ भी हो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई तो वो इक्विलिब्रियम पे वो रिएक्शन आके ही मानेगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक बार रिवर्सिबल रिएक्शन चालू हो गई तो वो इक्विलिब्रियम पे आके ही मानेगी। अब आप चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आएगी इक्विलिब्रियम पे? बिकॉज इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिक। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट थर्मोडायनेमिकली। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज जीरो नहीं होती। आप ए बी लोगे, वो ए बी सी डी में कन्वर्ट होगा और इक्विलिब्रियम पे आएगा। आप सी डी लोगे, वो सी डी ए बी में कन्वर्ट होगा और इक्विलिब्रियम पे आएगा। आप ए बी सी डी चारों लोगे तो कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा और वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। क्यों आते इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि वहां उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक अपन देख चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ये मैंने बस लास्ट क्लास का रिपीट करा है। ग्राफ के बेसिस पे बात करेंगे तो सपोज आप अब ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ग्राफ आप किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए। सपोज मैं रेट और टाइम का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। रिएक्शन आप हर बार एक ही अज्यूम कर रहे हो, ए प्लस बी बी रिवर्सिबल, सी सी प्लस डी डी। ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बताओ, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट कितना होगा? मैक्स। और प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो ये आ गया रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके टर्म्स में आप जो रेट डिफाइन कर रहे हो वो रेट में डिफाइन करूंगा आर एफ, यानी कि रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो भी होगी रेट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। प्रोडक्ट 0 तो मतलब जो रेट ऑफ बैकवर्ड होगी वो यहाँ पे होगी। समझ में आया? एज टाइम पासिस, यानी कि टाइम टी इक्वल टू टी, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो रेट फॉरवर्ड भी घटेगा। ठीक है, सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बैकवर्ड बढ़ेगा। एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे और उसके बाद रेट हो जाती है कांस्टेंट। लास्ट क्लास में मैं बता चुका था कि भैया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्शन रुकती नहीं है, बस आप चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये ब्लॉक का डायग्राम बताया था कि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ निकल जा रहा है। आपको हर बार अंदर क्या नजर आएगा? खाली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कुछ आ नहीं रहा और यहाँ से कुछ जा नहीं रहा। ठीक बात है। तो ये रेट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद एक आधी बात और, फिर थोड़ी बहुत बात और फिर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल इजी है इसके, बट भावना समझ में आनी चाहिए। पूछा क्या है, किस टाइम पे क्या दिया है ना, वो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ग्राफ जब हो जाए जब बता दीजिए। बस ग्राफ बनाना और कुछ नहीं लिखना, बाकी सब लास्ट क्लास में लिखवाया जा चुका है। डन। चलिए आगे। अगर सपोज मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो क्या होगा भैया? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर आप बनाना चाह रहे हो तो क्या, आप में से तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप नहीं करा अभी, तो बता दीजिए या बीच क्लास में, क्योंकि अगर आपने करा हो तो कर लूँ वरना कोई मतलब नहीं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आएगी।
इस पॉइंट को आप बोल रहे हो सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक बार दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर आ गई तो उसके बाद क्या ग्राफ होगा, बिल्कुल कांस्टेंट। बात समझ में आई? ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है जो टाइम के साथ घटेगी, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है जो टाइम के साथ बढ़ेगी, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई और उसके बाद इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये भी बना लीजिए। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल का ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो इरिवर्सिबल का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ये तो अपन ने जो भी बनाया ये रिवर्सिबल का बनाया था, ये रिवर्सिबल का था। ठीक है, अब अगर मैं इरिवर्सिबल का पहले रेट वर्सेस टाइम एंड देन वील मूव ऑन टू कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। पहला किसका? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो रिएक्शंस होती है जो सिंगल डायरेक्शन में हो जाती। तो भैया सपोज ये ग्राफ इसका रेट वर्सेस टाइम का, तो इरिवर्सिबल तो सिंगल डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो भी था इनिशियली रिएक्टेंट था, अब वो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, बस बात खत्म। प्रोडक्ट का तो कोई खेल ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट एक बार बन गया वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो इरिवर्सिबल का रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है ये। रिवर्सिबल का हम बना चुके हैं। किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो पूछ लीजिए। रिवर्सिबल सिंगल डायरेक्शन में होती है तो ग्राफ जो है वो इसी टाइप का है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में सेकंड ग्राफ देखेंगे, इरिवर्सिबल में ही कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा। तो देखिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअस घटेगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअस बढ़ेगी। कोई कॉमन पॉइंट नहीं, रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली घटता जाएगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता इसमें। इसमें इरिवर्सिबल में नो इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। भैया कोई भी कैसा भी उल जुलूल कोई सा भी सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए, अब एक छोटी सी बात, ये फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काम में आएंगे वो सिर्फ दो आएंगे, के सी और के पी। ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफाइन होता है और ये प्रेशर के लिए डिफाइन होता है। अब मैं इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। कैसे, देखिएगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी इक्वल टू सी आर टी। तो ये क्या है? प्रेशर। और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन है, वो दोनों कुछ इस तरीके से रिलेट करते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिएगा, थोड़ा तेज स्पीड रखेंगे आज अपन लिखने की, है ना। दिस वन वुड बी माय थर्ड पेज। P इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी, है ना। P V equal to nRT, तो P equal to N by VRT, then P equal to CRT, relation between pressure and concentration। आगे बढ़ते हैं।
सपोज आपने रिएक्शन मान रखी है जो कि अपन शुरू से ही मानते हुए चल रहे हैं, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। सपोज दे ऑल आर गैसेस। तो गैस के लिए आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो क्या डिफाइन करते हो, फटाफट बताओ। गैस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होता है वो कौन सा डिफाइन होता है, केसी की केपी। तो गैस है, गैस क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, केपी। अब कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। ठीक है, तो अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पी सी सी, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है वो पावर में जाता है, पी डी डी, पी ए ए, पी बी बी। ठीक बात। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे केपी और केसी में रिलेशन निकालना है, तो भैया ये जो आपने पूरा रिलेशन डिफाइन करा है वो प्रेशर के टर्म में करा है, ये आपका केपी है। अगर मैं कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दूं तो मेरा केसी के रेस्पेक्ट में भी एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाएगा। कैसे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी इक्वल टू सी आर टी होता है मेरा, तो मैं वही वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट के पी इक्वल टू सी, ऐसे नहीं, थोड़ा सी आर टी की पावर सी, डी आर टी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ए आर टी की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन बी आर टी की पावर बी। ठीक है, भाई P इक्वल टू सी आर टी होता है तो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में यही रिलेशन होता है। तो प्रेशर ऑफ C को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर C। प्रेशर ऑफ D को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर D। प्रेशर ऑफ A को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर A। प्रेशर ऑफ B को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर B। अब देखिए आर टी मैं सब में से कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। ठीक, आर टी आपने कॉमन लिया है तो यहाँ क्या लिखूंगा, आर टी बेस से में तो पावर ऐड होती है C प्लस डी, अपॉन नीचे क्या था आर टी ए प्लस बी। ये ए प्लस बी ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा, आर टी की पावर C प्लस डी माइनस ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आती है क्या, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो C प्लस डी अपॉन ए प्लस बी। अब मैं ए प्लस बी को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो माइनस में जाएगा, तो C प्लस डी माइनस ए माइनस बी। पहले इतना लिख लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेहिचक। चलिए हो गया यहाँ तक। इंट्रो दिया था बेटा और ज्यादा कुछ नहीं है ना, पिछली क्लास में जो कराया था उसका इंट्रो दिया था, एक दो ग्राफ प्लॉट करे थे वो तू जानता है, एक पेज छोड़ देना वन साइड, 3 ग्राफ बनाए थे और कुछ नहीं है ना।
चलिए, जैसा कि अपना रिलेशन बना था वो कुछ इस तरीके का था, केपी इज इक्वल टू सी सी डी डी। क्लास का भी रिकॉर्डेड लेक्चर भेजते हैं, मैंने भेजा नहीं क्या? ठीक है, भेज दूंगा बेटा। भेज दिया यार मैंने, शायद नहीं भेजा। चलो देखते हैं। ए ए बी बी है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, जरा बताना, ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। अगर इसमें तुम सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी लिखते हो, किसके किसके बराबर होता है ये? सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होता है ये? देखो, सी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, करा क्या है? N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो 2 माइनस 1 माइनस 3, जवाब बिल्कुल सही है ना? या 2 माइनस 1 प्लस 3, क्या निकालते हैं इसे? डेल्टा एन जी निकालते हैं इससे। ठीक है, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स, या लास्ट क्लास में लिखवाया था आप लोगों को, ये किसके बराबर होता है? डेल्टा एन जी के। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर था, कौन सा वाला? ये वाला। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? ये एक्सप्रेशन देखा है कहीं? तो केपी, ये एक्सप्रेशन देखोगे, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी, बिल्कुल बेटा है ना। केपी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया किसका? दिस वाज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इफ डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0, तो किसी की भी पावर 0 कितनी हो जाती है? 1। तो Kp बराबर किसके आ जाएगा? Kc के। तो अगर डेल्टा एन जी मेरा 0 आ जाता है सपोज किसी रिएक्शन का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेल्टा एन जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर डेल्टा एन जी देख लेना 0 आता है तो ठीक है। सपोज आपको है ना कोई रिएक्शन दे रखी है हाइपोथेटिकल, यही मान लेते हैं N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपको, नहीं ये तो कुछ नहीं हुआ, आपको कोई ऐसी रिएक्शन दे रखी है जिसका डेल्टा एन जी 0 है ना, बात समझिएगा। और आपको उसका केपी बोल रखा है कि भाई 2 है, 2 एटीएम। तो बताइए केसी कितना होगा? सीधे लिख देना 2, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, अगर किसी का डेल्टा एन जी 0 है और तो केपी और केसी दोनों बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, एक रिलेशन है जो आप लोग जानते ही होंगे, डाल्टन्स लॉ, नाम सुना ही होगा, पढ़ लिया है अपन ने। तो अब देखिए कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ। ये हो गया क्या यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ू, एक सेकंड सर। आर टी को कैसे केसी लिखा? बेटा आर टी को नहीं लिखा केसी, इसको लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी, बोला था ना। एक मिनट, शौनक लास्ट क्लास में मैंने तेरे को दो चीजें बताई थी बेटा, केसी का एक्सप्रेशन लिखवाया होगा और केपी का एक्सप्रेशन लिखवाया होगा। मैंने बोला था, बता केपी में एक्टिविटी को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा? केपी में अपन ले लिखते थे ना, ए सी, ए सी की पावर सी, है ना।
बेटा के एक्टिविटी को केपी के केस में पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करते थे, केसी के केस में कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करते थे, वही लिखा है मैंने, है ना। पक्का आ गया कि बताऊं? ठीक है चलिए, हो गया होगा ये होपफुली सबका, है ना। देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा क्या, केपी का आपने देखिए एक रिलेशन लिख रखा है, पी सी सी, पी डी डी, पी ए इंटू पी बी बी, ये लिखा था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अपन जाते हैं बाय डाल्टन्स लॉ। क्या होता है डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मैं यही वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो के पी इक्वल टू, जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे भैया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, एक्स सी इंटू पी टी की पावर सी, एक्स डी इंटू पी टी की पावर डी, एक्स ए इंटू पी टी की पावर ए, और एक्स बी इंटू पी टी की पावर बी। सेम बकवास करेंगे। जब आप इसको लिखोगे तो इसको आप पीटी कॉमन ले लो, जैसे पहले आरटी कॉमन लिया था, तो एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी, इनटू इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पी टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, सेम जैसे पहले करा था। अब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा भैया, बता सकते हो? ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के एक्स, कुछ गलत बोला मैं? अगर प्रेशर के टर्म में लिखते थे तो केपी, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखते थे तो केसी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखोगे तो के एक्स, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, सेम है जैसे पहले लिखा था, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने पी की जगह मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पुट करा है, और कुछ नहीं करा। लिख लिया बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? हो गया सबका, हो गया, हटा दें। चलिए, किसी का बस तो नहीं रहा ना भैया? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपका जो एक्सप्रेशन आया था वो कुछ इस तरीके का था, एक्स सी पी टी की पावर सी, एक्स डी पी टी की पावर डी, एक्स ए पी टी की पावर ए, और एक्स बी पी टी की पावर बी। तो भैया अगर पीटी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी, तो उसे आप लिख सकते हो के एक्स, बचेगा क्या, पीटी की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। किसके बराबर होता है ये, सेम डेल्टा एम जी के। तो केपी और के एक्स में कैसा रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू के एक्स पी टी की पावर डेल्टा एन जी। अब मैं आपसे सेम सवाल पूछता हूं, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, देन केपी बराबर किसके हो जाएगा, के एक्स के। 2 मिनट पहले आपने लिखा था इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 देन केपी बराबर के सी। इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो अभी अपन ने देख लिया केपी बराबर के एक्स। सेम अगर आप ये चीज इन टर्म्स ऑफ मोल्स सॉल्व करोगे,
तो वहां पे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है भैया, जो मैंने आपको शुरू में बोला था, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी रिएक्शन आया तो सबसे पहले डेल्टा एनजी देख लेने का, दैट इफ डेल्टा एनजी ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू 0, देन केपी, केसी, केएक्स, केएन कुछ भी हो ये सब बराबर होते हैं। अगर मेरा डेल्टा एन जी 0 होता है तो केपी निकालो, चाहे केसी निकालो, चाहे केएक्स निकालो, चाहे केएन, सब बराबर होता है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, उसके बाद नोट डाउन करना। 2 मिनट रुक जाओ, समय बहुत दे दूंगा मैं लिखने के लिए, है ना। अब यार आप लोगों को चूज करना है कि ना आपको सॉल्व क्वेश्चन किस तरीके से करना है, मतलब अपने लिए आसान कौन सा तरीका पड़ेगा, समझ में आई। सपोज मुझे क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, सपोज मुझे क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, तो मैं केपी निकालूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दी है तो मैं केसी निकालूंगा। अगर मुझे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दिया है तो मैं के एक्स निकालूंगा, और अगर मुझे क्वेश्चन में मोल्स दिए हैं तो मैं के एन निकाल के काम चला लूंगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है वो एक्सप्रेशन केपी या केसी के टर्म्स में लिखना हो। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो ये देखो कि तुम लोग आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हो। मोल्स से ही मोल फ्रैक्शन आते हैं, और मोल्स आ गई, वॉल्यूम दे रखा है तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो प्रेशर भी आ जाएगा। तो होने में तो चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे मोल्स दे रखा है तो इससे अच्छा कि मैं केसी या केपी निकालूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट के एन ही निकाल लूं। अरे वैल्यू तो सबकी बराबर आएगी। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो देख लीजिएगा आपको रिएक्शन में डेटा क्या गिवन है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग आप सूटेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा जो इतना लंबा प्रोसीजर करोगे तब आएगा। दोनों जगह सेम बात होगी, ठीक है। इतना नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं हटा दूंगा। हो गया। तो अपन ने क्या देखा है, अगर मेरी किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो केपी निकालो, के से निकालो, के एक्स निकालो, चाहे के, बात सेम है। आगे बढ़े। चल आगे लिखिएगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम देखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होता है तो उस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो मैं उसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलूंगा, माने सारे ही गैस में हो, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। लेकिन अगर एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर डिफरेंट फेज में होता है तो उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are in the same phase at equilibrium, then it is known as
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश है और सारे सेम फेज में भी। आगे, इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट the phase is different, then it is called heterogeneous equilibrium। ठीक है। एग्जाम्पल, CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas। और भी देने के नाम पे अपन दे सकते हैं H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड गिव्स H2S गैस। ठीक है। तो एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर फेज जो है वो डिफरेंट होती है तो उसे अपन हेट्रोजीनियस, उस रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो उसे अपन हेट्रोजीनियस बोलेंगे। अगर सबकी फेज सेम है तो उसे अपन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। डन। डन होगा। इक्विलिब्रियम जब भी स्टैब्लिश होगा तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में स्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में स्टैब्लिश होता है। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा। अगर कोई गैसियस फेस है तो, अगर रिएक्शन में कोई गैस है, चाहे रिएक्टेंट साइड चाहे प्रोडक्ट साइड, तो उसमें कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। अगर लिक्विड है तो हाँ, क्लोज ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। बट कभी भी कोई भी गैस बन रही है या आपने कोई गैस ली है तो उस केस में आप कभी भी ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं करवा पाओ। अगर अपन बात करें तो कंटेनर की, तो जो भी कंटेनर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज कंटेनर और एक होता है, सॉरी, एक होता है रिजिड कंटेनर और एक होता है फ्लेक्सिबल कंटेनर। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल बोले तो बलून टाइप आप अज्यूम कर सकते हो। रिजिड कंटेनर मतलब कोई भी आयरन का कंटेनर ले लो, या आपके छत पे जो पानी की टंकी होगी वो ले लीजिए। रिजिड कंटेनर का सीन क्या होता है कि इसमें वॉल्यूम फिक्स रहती है, कुछ लिखना नहीं है ना। रिजिड कंटेनर का सीन ये रहता है कि इसमें वॉल्यूम फिक्स रहती है। फ्लेक्सिबल कंटेनर का सीन ये है कि इसमें वॉल्यूम चेंज होती है। कांस्टेंट क्या रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वो अपने वॉल्यूम में चेंज ला सकता है, उस तरीके के कंटेनर को आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बोलोगे। लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स रहती है
तो एक टाइम जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक हद से ज्यादा गैस भर दोगे तो वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम फिक्स है भैया, ठीक है ना, उसकी वॉल्यूम फिक्स है, तो प्रेशर एक हद के बाद बढ़ाओगे तो वो फट जाएगा। फ्लेक्सिबल कंटेनर अपना वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज मेंशन, अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप जो कंटेनर मानोगे वो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर, ठीक है। अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप जो कंटेनर, सॉरी, रिजिड कंटेनर माने वॉल्यूम कांस्टेंट। अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप जो कंटेनर मानोगे वो आप मानोगे रिजिड कंटेनर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब अगर वो कंटेनर शब्द मेंशन करता है तो दिमाग में रख के चलना कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। कितना कांस्टेंट है, जो भी उसने सवाल में दिया हुआ अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, अब यही सारा पार्ट में, ठीक है, तो वो आप हाथों हाथ नोट डाउन करिए। किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कर देते हैं। सो क्लोज कंटेनर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है रिजिड, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, फ्लेक्सिबल के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी है, टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है ना। टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट दोनों में कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, फर्स्ट वाले में वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दूसरे की बात करोगे तो टेम्परेचर तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो टेम्परेचर इज बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट दोनों में, ठीक। अब भावनाएं समझिए। इफ नथिंग इज गिवन, जैसा कि मैंने बोला, अनलेस अदरवाइज आपको मेंशन नहीं करा हुआ, तो आप कंटेनर को रिजिड कंटेनर मानते हुए चलोगे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। इफ नथिंग इज गिवन, ठीक है ना। जो आगे के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो मोल रेशो होते हैं। मोल रेशो मतलब इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, इसकी कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, ठीक है ना। एट टाइम टी इक्वल टू 0, बात ध्यान से सुनना, एट टाइम टी इक्वल टू 0 कौन प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्टेंट। एट टाइम टी इक्वल टू 0 कौन प्रेजेंट होगा रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्टेंट। तो आपने N2 के कितने मोल लिए, 1 मोल लिए, और आपने हाइड्रोजन के कितने मोल लिए, 3 मोल लिए। तो ये तो बात हो गई कहाँ, टाइम टी इक्वल टू 0 पे। एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, घटेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, सॉरी यहाँ 3 आएगा, है ना। रिएक्टेंट के मोल्स क्या होंगे, घटेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। किस हिसाब से घटेंगे और किस हिसाब से बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, इन एनी रिएक्शंस एटम एंड मोल्स आर ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। जिस हिसाब से घटेंगे उसी हिसाब से बढ़ भी रहे होंगे। तो जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतने टाइम्स एक्स घटा देने का, जितना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतने टाइम्स एक्स घटा दो। मतलब रिएक्टेंट के मोल्स घटेंगे, कितने घटेंगे, 1 - x। हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, इसके मोल्स घटेंगे, ये इनिशियली 0 था, है ना। हाइड्रोजन के मोल्स भी घटेंगे, कितने घटेंगे, 3 - 3x। जबकि अमोनिया के मोल्स बनेंगे कितने, 2x। ये क्या है, ये सब क्या है, दीज आर दी मोल्स एट टाइम t इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, मोल्स एट टाइम
टी इक्वल टू 0, जबकि ये क्या है, मोल्स एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। आपको हमेशा यही करना है, जितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतने टाइम्स एक्स घटा देना, वो आपको मोल्स दे देगा एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। ये मेथड कहलाया जाता है बेटा मोल मेथड। ठीक है, अब इसी को आप प्रेशर से भी कर सकते हो, सेम तरीका करना है, बस मैं मोल की जगह प्रेशर रिप्लेस कर दूंगा। क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो मैं मान लेता हूं प्रेशर पी नॉट है। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना बोलेंगे, 3p0। कब, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे, एट टाइम टी इक्वल टू 0। नाइट्रोजन का प्रेशर p0 है, हाइड्रोजन का प्रेशर 3p0 है, अमोनिया तो बना ही नहीं होगा तो उसका प्रेशर हो गया 0। एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा तो रिएक्टेंट की वजह से प्रेशर भी घटेगा। ये है पी नॉट माइनस पी, यहाँ लिखूंगा 3p0 माइनस 3p, और यहाँ मैं लिख दूंगा 2p। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0। इसे आप क्या बोलते हो बेटा, पार्शियल प्रेशर मेथड। बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना दिक्कत हो जाएगी अगर ये समझ में नहीं आया तो, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल में मैं यही काम करूंगा अभी के टाइम तो। अभी के टाइम तो सारे न्यूमेरिकल में यही काम होगा। ये होता है मोल मेथड, ये होता है प्रेशर मेथड। डन। आराम से नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा डिपेंड है वो पूछ क्या रहा है ना, क्या बोला मैं, डिपेंड है वो पूछ क्या रहा है। हो सकता है अगर वो केपी पूछ रहा हो तो केपी माने प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर मतलब आप ये वाला मेथड अपनाओगे। हो सकता है वो केसी पूछ रहा हो, केसी माने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये तो आ गया आपके पास मोल्स आ गए, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को पुट करोगे अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगा, केसी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग लगाना है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, आंसर दोनों से आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डन। पहले वाला फिर से बिल्कुल बेटा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी मैं पहले वाला रिपीट कर रहा हूँ। देखो अर्श, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन अपन ने लिखी थी बेटा। पहला अपन लगा रहे हैं मोल मेथड, ठीक है ना, मोल मेथड। इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, और इसका जो स्टोइचोमेट्रिक, सबसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब देना है ना। इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है N2 का, H2 का और NH3 का, इन्हें आप बोलते हो मोल रेशो। ठीक है, सो एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है हीरा, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एट टाइम t इक्वल टू 0
अब मोल मोल मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली ही मोल मानना है, जो रिएक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही। N2 के कितने मोल लिए हैं बेटा आपने? जल्दी जल्दी बताइए, N2 के कितने मोल लिए हैं इनिशियली? 1 मोल लिया है N2 का। 3 मोल लिए हैं हाइड्रोजन की इनिशियली। अमोनिया कितना होगा एट टाइम t इक्वल टू 0? 0 होगा, ठीक है ना। अब अपन को तो इक्विलिब्रियम पे लिखना है, क्योंकि अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। मैं जानता हूं रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। वो कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है उसके मोल पे। जितना मोल दे रखा है उतने टाइम एक्स घटा देने का, जितना मोल रेशो दे रखा है उतने टाइम एक्स घटा देने का। मतलब टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अपन क्या लिखेंगे? 1 - x। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे? 3 - 3x। अमोनिया तो बढ़ेगा, इनिशियली वो 0 था, अमोनिया प्रोडक्ट है, बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा? 2x। बोलिए दिक्कत बताइए, दिक्कत है कोई इसमें? अब मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात का जवाब देना है ना। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यही रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, सब कुछ यही है। टेल मी द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम? कितने हैं इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के मोल्स? अगर आपको लिखने हैं तो कितना लिखोगे? इक्विलिब्रियम पे अगर हाइड्रोजन के मोल्स बताने हैं तो कितना लिखोगे? तो भारी सवाल पूछ लिया गया यार। हाइड्रोजन के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? 3 - 3x ना। समझ में आती है बात? नाइट्रोजन के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं? 2x। 2x है, ध्यान रखना, x मत। और अगर वो टोटल मोल्स पूछ ले, व्हाट आर द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सो 1 - x प्लस 3 - 3x प्लस 2x, ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। दीज आर दी टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब सेम अपन बात करेंगे ईरा प्रेशर के लिए, जैसा अपन ने यहाँ पे माना वही अपन प्रेशर के लिए भी बात करेंगे। सो एट टाइम टी इक्वल टू 0 ईरा कौन प्रेजेंट होगा? सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 मैंने रिएक्टेंट क्या मान लिया? प्रेशर पी नॉट है। क्यों माना पी नॉट है? क्योंकि कोइफिशिएंट कितना है? 1। इसका कितना मानोगे? 3 p0, क्योंकि कोइफिशिएंट कितना है? 3। पी नॉट है ना। आप चाहो तो पी भी मान सकते हो, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, मैं पी नॉट मान रहा हूँ। ये कितना होगा? 0। टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब जितना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी हिसाब से मोल्स घटा दो। P0 माइनस पी, 3 p0 - 3p, 2p। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, टोटल मोल्स एट इक्विवेलेंट वी गॉट 4 - 2x, बट एट टाइम t इक्वल टू 0 वाज 4। एक मिनट यार, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम वी गॉट 4 - 2x। कहाँ? बट एट टाइम t इक्वल टू 0 मोल्स वाज 4। वेयर डिड द 2x मोल्स गो? यहाँ टोटल मोल्स थे 4। हाँ, यहाँ पे जो टोटल मोल्स है वो 1 - x प्लस 3 - 3x प्लस 2x है। सही बात है। फिर यहाँ पे जो मोल्स आ रहे हैं वो 4 - 2x आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तेरे को x की वैल्यू पता है बेटा? तेरे को x की वैल्यू पता है? फिर तू कैसे बता रहा है? वेयर डज दैट 2x गो? टोटल मोल्स रिमेन्स कंजर्व ना। नेगेटिव होगी? क्यों नेगेटिव होगा? मोल्स मोल्स कैसे नहीं? पूरी रिएक्शन में ओवरऑल मोल्स मोल्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं ना यार। एटम्स रिमेन्स कंजर्व ना।
बेटा मोल्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं, इसका एक मोल रिएक्ट करके इसका एक मोल, बात सुनना, इसका एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बना रहा है। इसका एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल बना रहा है, तो रिएक्शन में मोल्स तो चेंज होंगे, उसमें क्या है। सवाल क्या पूछना चाह रहा है, मैं वो नहीं समझ पा रहा। सवाल बता तेरा, रिपीट कर वापस थोड़ा, मतलब ठीक ठाक लैंग्वेज में मेरे को बता, मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि टोटल 4 - 2x और 4 का इनिशियल 4 मोल्स लिए थे, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दूसरे से एक दूसरे से 1:3 के रेशो में रिएक्ट करे तो उसके अकॉर्डिंगली मोल्स घट गए। एटम और मास कंजर्व्ड होता है बेटा, मोल्स थोड़ी ना कंजर्व्ड होंगे, मोल्स तो घटेंगे बढ़ेंगे। मोल्स किसने बोला मोल्स कंजर्व्ड रहते हैं। इसका एक मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके 2 बना रहा है, ठीक है। और कोई सवाल। हाँ जी, तो इरा देखिए, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। वंस आपके पास एक बार पार्शियल प्रेशर आ गया तो मैं Kp की वैल्यू निकाल सकता हूं अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन में पुट करके, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। सवाल करें, देखिए फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, और एक एक चीज सोच समझ के पढ़िएगा, सोच समझ के वैल्यू पुट करना। N2O4 गैस, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, गिव्स 2NO2 गैस। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर was found to contain 2 moles of N2O4 and 1 mole of NO2 in a 10-liter container at temperature 300 Kelvin. कैलकुलेट Kp, निकालिए। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, आंसर बताइएगा, है ना। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन लिख लिया आप सबने, तो मैं हटा दूं। मैं जो पूछूं उसका बिल्कुल जवाब दीजिएगा आराम से, ये आराम से अपन ये वाला सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये आप सवाल सॉल्व कर दोगे, मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ध्यान से सुनना और अकॉर्डिंगली मुझे इन्फॉर्मेशन देते जाइएगा। पहली बात तो आपको Kp निकालना है, आपको क्या क्या दे रखा है वो बता दो। तो आपको मोल्स दे रखे हैं, किसके, N2O4 के मोल्स पता है मुझे कितने, 2, और NO2 के मोल्स पता है मुझे कितने हैं, 1, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे वॉल्यूम पता है कितना, 10 लीटर, क्योंकि कंटेनर मेंशन नहीं करा तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो रिजिड कंटेनर बन हुआ क्योंकि, ठीक है। और टेम्परेचर मुझे दे रखा है बेटा 300 केल्विन, ठीक। मेरी बात सुनना, आपको मोल्स पता है, आपको वॉल्यूम पता है, आपको टेम्परेचर पता है। सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक कंटेनर है, उसने क्या बोला, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, N2O4 गिव्स 2NO2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात चल रहा है तो रिवर्सिबल अपने आप मान लीजिएगा। फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स 2NO2 द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन, आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने 2 मोल लिए N2O4 के और 1 मोल लिया NO2 का, ठीक है।
वॉल्यूम जो दे रखा है कंटेनर का वो 10 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर जो दे रखा है वो 300 केल्विन दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे बताओ ये जो वॉल्यूम गिवन है ये पार्शियल वॉल्यूम है कि टोटल वॉल्यूम है? फटाफट जवाब दो। ये जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है ये टोटल वॉल्यूम लग रही है कि पार्शियल वॉल्यूम? कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम। समझ में आया? जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल है ना, जो टेम्परेचर है वो भी क्या है? टोटल। तो बेटा वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, मोल्स भी पता है, क्या लगता है क्या फॉर्मूला लगेगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, लेकिन अब बात ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर टोटल पुट कर रहे हो, वॉल्यूम टोटल पुट कर रहे हो, तो मोल्स भी आपको टोटल ही पुट करने पड़ेंगे। अब वॉल्यूम टोटल, मोल्स टोटल, टेम्परेचर टोटल, तो जो प्रेशर निकलेगा वो भी पार्शियल प्रेशर नहीं निकलेगा, वो निकलेगा कौन सा? टोटल प्रेशर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे वो पीटी होगा मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर टोटल मोल्स कितने? टोटल मोल्स, जल्दी, टोटल मोल्स 3 मल्टीप्लाई बाय आर 0.082 मल्टीप्लाई बाय 300। तो यहां से मेरे इससे ये उड़ गया। ठीक है, यहां से पीटी की वैल्यू आ गई मेरी 90 इंटू 0.082। भावनाएं समझ में आई? ये मेरी पीटी की वैल्यू आई 90 इंटू 0.082। सही बात? अब देखिए, पहले इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर बात करते हैं आगे, जितना जल्दी हो सके, है ना। डन सबका? नहीं बेटा 0.5 तो शायद आ रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, देख लेना, अभी देखते हैं ना, देखते हैं, अभी देखते हैं। चलिए, सो मेरी जो पीटी की वैल्यू आई भैया वो कितनी आई? 90 इंटू 0.082। एक बार देख लेना, हो सकता है, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं कर रखा। N2O4 रिवर्सिबल 2NO2, आंसर मुझे भी नहीं पता बेटा। एट टाइम t इक्वल टू 0 इसके मोल्स 2, इसके मोल्स 1, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, इसके मोल्स मुझे लिखने हैं भैया। जैसा कि मैंने आपको बोला, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। केपी निकालना है तो या तो मैं डायरेक्ट केपी निकाल लूं, या फिर मैं केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी से केपी निकाल लूं। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप केपी के थ्रू सॉल्व कर लो, डायरेक्ट निकाल लो, या फिर केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी से सॉल्व कर लो। मैं दोनों से बताऊंगा, पहले अपन इससे कर रहे हैं। तो देखिए, आपको टोटल प्रेशर पता है बेटा, मोल्स और टोटल प्रेशर में कोई रिलेशन जानते हो क्या? मोल्स और टोटल प्रेशर में कोई रिलेशन जानते हो क्या? आपको है ना, केपी डायरेक्ट निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर पुट करना पड़ेगा। टोटल प्रेशर आपके पास है, मोल्स आपको पता है, क्या पार्शियल प्रेशर निकाल पाओगे? कोई फॉर्मूला जानते हो? केपी फाइंड आउट करने के लिए अपने को पार्शियल प्रेशर पुट करना होता है, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो मोल्स आपको पता है, टोटल प्रेशर आपको पता है, क्या कैसे भी करके पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अपन जानते हैं, बाय डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है कि नहीं बेटा? अब बताओ, N2O4 का मोल फ्रैक्शन कितना लिखूंगा जल्दी? N2O4 का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। N2O4 का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्या हो गया इसको?
तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 2/3। इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। और ये मेरा आ गया क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। यहां तक जिसको बात समझ में नहीं आई पूछ लो। यहां तक जिसको बात समझ में नहीं आई पूछ लीजिए। भाई केपी डायरेक्ट पुट करने के लिए पार्शियल प्रेशर तो निकालोगे। अब मैंने टोटल प्रेशर निकाल लिया, मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। भैया मैं पूरा सवाल खत्म होने के बाद शुरू से नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है। अगर किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो यहीं पूछ लो। आगे बढ़े। ठीक है, तो केपी का एक्सप्रेशन जब आप निकलोगे तो कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 2/3 कैसे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन मोल्स N2O4 के कितने हैं? 2। और टोटल मोल्स कितने हैं? 3। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 के मोल्स कितने हैं? NO2 के मोल्स कितने हैं? 1। टोटल मोल्स कितने हैं? 3। तो ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन किसका? N2O4 का। ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका? NO2 का। ठीक बात। हाँ भाई। चलिए, तो जैसा कि अपन ने बात करी, केपी का एक्सप्रेशन आ गया था बेटा। केपी डायरेक्ट अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? केपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। गलत लिखा मैंने कुछ? पार्शियल प्रेशर जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 किसके बराबर आया आपका? 1/3 इंटू PT का स्क्वायर अपॉन 2/3 इंटू PT। तो 1/3 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1/9 इंटू PT का स्क्वायर अपॉन 2/3 इंटू PT। ये PT से ये PT कैंसिल, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा? ये 1/6 मल्टीप्लाई बाय PT की वैल्यू आप जानते हो 90 इंटू 0.082। ये मेरा आ गया केपी। जिसको डाउट है पूछ लीजिए। जिसको डाउट है पूछ लीजिए, वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करा है, नथिंग एल्स। फटाफट पूछ लीजिए और सटासट उतार लीजिए। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी है यही आंसर है ना। एक मिनट रुक जाओ। एट टाइम t इक्वल टू 0 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ बेटा। क्या बोला है वो? फॉर द रिएक्शन। हाँ, मैंने गलत गलत डेटा
मतलब मैंने यहाँ गलत टाइम पुट कर दिया, सही बात है। सवाल में जो उसने बोला है वो देखिए, उसने क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन N2O4 गिव्स 2NO2 द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज फाउंड टू कंटेन, मतलब रिएक्शन जो है जब इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तब N2O4 के कितने मोल्स हैं, 2, और NO2 के कितने मोल्स हैं, 1। ठीक है ना, सही बोला। तो उसने बोला जब एक कंटेनर में N2O4 और NO2 जब आपने लिए और जब वो दोनों मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे आ गए तब मैंने मोल मेजर करे, N2O4 के मोल्स 2 पाए गए, NO2 के मोल्स 1 पाया गया। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम कर लीजिएगा भाई, बढ़िया। अब एक और मेथड देखिए, जैसा कि अब फटाफट जवाब देना, मैं अब कर रहा हूं KP इक्वल टू KC/RT की पावर डेल्टा NG से। तो चलो डेल्टा NG तो मैं रिएक्शन देख के बता दूंगा कितना है, 1 है, सॉरी 1 ही है कि माइनस 1 है। डेल्टा NG की रिएक्शन का इसका 1 है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना। R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, KC की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाए। अब KC की वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या पता करना है, कॉन्सेंट्रेशन। अब बेटा मोल्स आपको दे रखे हैं, जरा रिलेशन बताओगे क्या मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है। केसी के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन पुट करना पड़ेगा, आपको मोल्स पता है, मोल से कॉन्सेंट्रेशन निकालना जानते हो क्या, मोल्स से कॉन्सेंट्रेशन निकालना जानते हो क्या, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, अपॉन 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 पॉलो नहीं अपॉन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम पता है आप लोगों को, तो बोलो हाँ सर बिल्कुल पता है, वॉल्यूम तो बिल्कुल पता है हमें, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया वही मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, उस कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दो, केसी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन होपफुली समझ चुके होगे। जैसे N2O4 रिवर्सिबल 2NO2 दे रखा है, ये स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा सब। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स दे रखे हैं, तो इसके मोल्स दे रखा है 1, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर, ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर अपॉन 2/10। ठीक है ना, वही सेम बात, ये एक 10 से ये एक 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/10/2/1, यानी कि 1/20। तो केसी की वैल्यू क्या आ गई 0.05, ये आई होगी विहान तेरी केसी की वैल्यू। बेटा अपने को निकालना केपी है, तो केपी इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा NG। केसी की वैल्यू पुट कर देना 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.082 मल्टीप्लाई बाय 300 की पावर 1। अब चाहे इस मेथड से करो चाहे पहले वाले मेथड से करो, आंसर दोनों से सेम आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम कभी भी खत्म हो सकता है, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से देख के आइएगा, ध्यान से पढ़ के आइएगा, किसी को भी कोई डाउट हो यार मुझे आज ही फोन करके क्लियर कर लो प्लीज, नेक्स्ट क्लास में जब मैं बैठूं तो मुझे बिल्कुल फटाफट मामला चाहिए। प्रेशर, केपी का एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, डेल्टा एनजी देखना, केपी केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, कब क्यों क्या लगा रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ वो सब आपको